स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फायदे और नुकसान। जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा शब्द है जिसे पहली बार हमारी भाषा में 1970 के दशक में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र और चल रही कुछ चीजों का वर्णन करने के लिए पेश किया गया था। जैसा कि अधिकांश लोग जो पाठ्य पुस्तकें और चीजें पढ़ते हैं वे जानते हैं कि पुनर्योगराज डीएनए तकनीक बहुत ही सरल चीजों से शुरू हुई है। डीएनए के बहुत छोटे टुकड़ों की क्लोनिंग और उन्हें बैक्टीरिया में विकसित करना और एक विशाल क्षेत्र में विकसित हुई है जहां पूरे जीनोम को क्लोन किया जा सकता है और सेल से स्थानांतरित किया जा सकता है। तकनीक की विविधताओं का उपयोग करके कोशिका से कोशिका तक जो सभी आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक बहुत व्यापक परिभाषा के रूप में आएंगे। मेरे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मोटे तौर पर परिभाषित का अर्थ है कि आप डीएनए के टुकड़े ले रहे हैं और उन्हें डीएनए के अन्य टुकड़ों के साथ जोड़ रहे हैं। ये वास्तव में प्रकृति में नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसे आप अपनी प्रयोगशाला और टेस्ट ट्यूब में इंजीनियर करते हैं और फिर जो आपने इंजीनियर किया है उसे लेना और उसका प्रसार करना, जो कि बैक्टीरिया कोशिकाओं से लेकर खमीर कोशिकाओं तक, पौधों और जानवरों तक किसी भी संख्या में विभिन्न जीवों में होता है। इसीलिए जबकि आनुवांशिक इंजीनियरिंग की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, मुझे लगता है कि ये 2000 के दशक में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी जीनोमिक्स और आनुवांशिक के पूरे क्षेत्र को परिभाषित करता है। ऐतिहासिक घटनाक्रम। आनुवंशिक इंजीनियरिंग शब्द शुरू में आनुवंशिकता और प्रजनन की प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवों के संशोधन और हेरफेर के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को संदर्भित करता है। जैसे शब्द में कृत्रिम चयन और बायोमेडिकल तकनीकों के सभी हस्तक्षेपों को अपनाया। उनमें कृत्रिम गर्भाधान, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्लोनिंग और जीन हेरफेर शामिल है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हालांकि ये शब्द विशेष रूप से पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी या जीन क्लोनिंग के तरीके के लिए आया था, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्रोत से डीएनए अणुओं को या तो कोशिकाओं के भीतर या इन विट्रो में जोड़ा जाता है और फिर मेजबान जीवों में डाला जाता है, जिसमें वो प्रचार करने में सक्षम होते हैं। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की संभावना 1968 में स्विस माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्नन आर्बर द्वारा प्रतिबंधित एंजाइमों की खोज के साथ उभरी। अगले साल अमेरिकी बायोलॉजिस्ट हैमिल्टन ओ स्मिथ ने तथाकथित टाइप 2 प्रतिबंध एंजाइमों को शुद्ध किया, जो डीएनए के भीतर एक विशिष्ट साइट को साफ करने की उनकी क्षमता के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यकता पाए गए थे। टाइप 1 प्रतिबंध एंजाइमों के विपरीत जो डीएनए को साफ करते हैं, यादृच्छिक साइटों पर स्मिथ के काम पर आकर्षित अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी डैनियल नाथन ने 1970 से 71 में डीएनए पुनर्संयोजन की तकनीक को आगे बढ़ाने में मदद की और प्रदर्शित किया कि टाइप 2 एंजाइम आनुवांशिक अध्ययन में उपयोगी हो सकते हैं। पुनः संयोजक पर आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत 1973 में अमेरिकी बायोकेमिस्ट स्टैनली एन कोहेन और हर्बर्ट डब्ल्यू वायर द्वारा की गई थी। प्रक्रिया और तकनीक। अधिकांश पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में बैक्टीरिया के सामान्य प्रयोगशाला उपभेदों के प्लाज्मिड में विदेशी जीनों को सम्मिलित करना शामिल है। प्लाज्मिड डीएनए के छोटे छल्ले होते हैं। वो जीवाणु के गुणसूत्र जीव की आनुवांशिक जानकारी का मुख्य भंडार का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करने में सक्षम है और क्रोमोसोमेल डीएनए की तरह उन्हें पुनः उत्पन्न किया जाता है और जीवाणु की संतान को पारित किया जाता है। इस प्रकार एक जीवाणु में विदेशी डीएनए उदाहरण के लिए एक स्तनधारी जीन को शामिल करके शोधकर्ता सम्मिलित जीन की लगभग असीमित संख्या में प्रांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सम्मिलित जीन सक्रिय में अर्थात यदि ये प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है तो संशोधित जीवाणु विदेशी डीएनए द्वारा निर्दिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करेगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों की एक बाद की
पीढ़ी है जो कि 21वीं सदी की शुरुआत में जीन संपादन पर केंद्रित थी। CRISPR Cas9 नामक एक तकनीक पर आधारित जीन संपादन शोधकर्ताओं को एक जीवित जीव के आनुवंशिक अनुक्रम को उसके DNA में बहुत विशिष्ट परिवर्तन करके अनुकूलित करने की अनुमति देता है। जीन संपादन में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसका उपयोग फसल, पौधे और पशुधन और प्रयोगशाला मॉडल जीवों जैसे चूहों के आनुवंशिक संशोधन के लिए किया जा रहा है। जानवरों में बीमारी से जुड़ी आनुवंशिक त्रुटियों के सुधार से पता चलता है कि जीन संपादन में मनुष्यों के लिए जीन थेरेपी में संभावित अनुप्रयोग है। जीन थेरेपी एक व्यक्ति के जीनोम में एक सामान्य जीन की शुरुआत है ताकि एक अपरिवर्तन की मरम्मत की जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ। आनुवंशिक रूप से संशोधित GM फसलें। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने फसलों को वांछित गुणों के साथ फसलों का अधिक लाभदायक बनाया है। अधिक वांछनीय लक्षणों वाले पौधे यानी कि BT कॉटन के उदाहरण हैं जैसे सूखा प्रतिरोधी पौधे, रोग प्रतिरोधी फसलें, पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक पोषक तत्वों वाले पौधे। आनुवंशिक विकार और अन्य रोगों का उपचार जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कार्यात्मक जीन के साथ दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करके आनुवंशिक विकार भी तय किए जा सकते हैं। ये मलेरिया और डेंगू बुखार जैसे कुछ बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। चिकित्सीय क्लोनिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्यारोपण के लिए जैविक अंगों को प्राप्त करने के लिए भ्रूण की कोशिकाओं को क्लोन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की चुनौतियां। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग कई मायनों में फायदेमंद है, लेकिन इसे अप्रिय या नुकसानदेह मानी जाने वाली कुछ घटनाओं में भी माना जा सकता है। अपरिवर्तनीय परिवर्तन प्रकृति एक अत्यंत जटिल परस्पर संबंधित श्रृंखला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीन का अज्ञात परिणामों के साथ अपरिवर्तनीय प्रभाव हो सकता है। GMO हानिकारक आनुवंशिक प्रभाव पैदा कर सकता है और जीन एक प्रजाति से दूसरे में स्थानांतरित हो सकता है जो आनुवंशिक रूप से इंजीनियर नहीं है। ये दिखाया गया है कि GMO फसल के पौधे लाभकारी जीन को जंगली आबादी के साथ पारित कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। GMO फसलों से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दे इसके अनजाने प्रभावों पर चिंताएं हैं, जैसे कि भोजन का निर्माण जो एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। जैव नैतिकता। कई नैतिक मुद्दों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाओं पर उठाए गए प्रमुख प्रश्नों में से एक यही है कि क्या मनुष्य को प्रकृति के नियमों में हेरफेर करने का अधिकार है? अनुप्रयोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जीन फंक्शन और संगठन के कई सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं की समझ को उन्नत किया है। पुनः संयोजक DNA तकनीकों के माध्यम से बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो मानव इंसुलिन, मानव विकास हार्मोन, अल्फा इंटरफेरॉन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और अन्य चिकित्सीय रूप से उपयोगी पदार्थों को संश्लेषित करने में सक्षम है। पौधों और आनुवंशिक रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि उन्हें नाइट्रोजन को ठीक करने में सक्षम बनाया जा सके और आनुवंशिक बीमारियों को सामान्य रूप से काम करने वाले जीन के साथ निष्क्रिय जीन को बदलकर ठीक किया जा सकता है। मकई और कपास सहित पौधों की कई प्रजातियों में कीड़ों को मारने वाले विषाक्त पदार्थों के जीन पेश किए गए हैं। जड़ी बूटियों को प्रतिरोध प्रदान करने वाले जीवाणु जीन को भी फसल पौधे में पेश किया गया है। पौधों की आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अन्य प्रयासों का उद्देश्य पौधे के पोषण मूल्य में सुधार करना है। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव। पौधों, जानवरों या सूक्ष्म जीवों की जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बदल दिया गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों में कहा जाता है जीवाणु पहले जीवों आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा करने के लिए कर रहे थे। प्लास्मिड DNA नए जीन से युक्त बैक्टीरिया कोशिकाओं में डाल सकता है और बैक्टीरिया तो उन जीनों व्यक्त करेंगे। इन जीनों, दवाओं या एंजाइमों की भोजन और अन्य सबस्ट्रेट पर कार्यवाही के लिए कोड कर सकते हैं। पौधे कीट संरक्षण, शाक प्रतिरोध, वायरस प्रतिरोध, बढ़ाया पोषण, सहिष्णुता, दबाव में पर्यावरण के लिए और खाद्य टीकों के उत्पादन के लिए संशोधित किया गया है। अधिकांश GMO के कीट प्रतिरोधी वाणिज्यकरण किया जा सकता है या शाक सहिष्णु फसल पौधे आनुवंशिक रूप से संशोधित पशु अनुसाधन मॉडल जानवरों और कृषि या दवा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों खतरनाक है? जैसा कि हमने पहले ही बताया, डीएनए की खोज होने के पहले से ही डीएनए को बदलकर इंसान के रूप, गुण, योग्यता को बदलने का सपना देखा जाने लगा था। पर इस क्षेत्र में पहली सफलता मिली साल 1974 में, जब रूडोल्फ जेनिस्ट ने एक डीएनए वायरस को चूहे के भ्रूण में शामिल करके पहला जेनेटिक रूप से संशोधित जानवर बनाया। हालांकि रूडोल्फ जेनिस्ट जेनेटिक रूप से संशोधित इस चूहे के डीएनए को उसके बच्चों में स्थानांतरित करने में विफल रहे। पर वहीं दूसरी तरफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की रेकॉम्बिनेट तकनीक विकसित करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक पॉल बर्ग नाम के स्टैनफोर्ड के जैव रसायनविद भी थे। 1974 में अपने प्रयोगात्मक डिजाइन में उन्होंने पहले चरण में बंदर के SV40 वायरस को टुकड़े करने वायरस से डीएनए को अलग करने में सफलता पाई। जैविक खतरा। बर्ग ने अपने अंतिम कदम को कई साथी जांचकर्ताओं की दलीलों के कारण पूरा नहीं किया, जो अंतिम चरण से जुड़े जैविक खतरे को लेकर चिंतित थे, क्योंकि SV40 वायरस को चूहे में कैंसर के ट्यूमर के कारण के लिए जाना जाता था। इसके अतिरिक्त ई कोलाई जीवाणु मानव अंतों में निवास करता है। अंततः जांचकर्ताओं को डर था कि अंतिम चरण में क्लोन SV40 डीएनए बन जाएगा, जो पर्यावरण में फैल सकता है और मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, जिससे वो लोग कैंसर के शिकार बन सकते हैं। इस संभावित खतरे को देखते हुए प्रमुख शोधकर्ताओं के एक समूह ने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया कि वो इस नई तकनीक के जैव सुरक्षा प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक तथर्थ समिति नियुक्त करे। 1974 में आयोजित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस यूएस के रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक की समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस मुद्दे को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आवश्यक है और तब तक वैज्ञानिकों को जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े प्रयोग को रोक देना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्तमान और भविष्य। वर्तमान समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा, अनुसंधान, उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में हो रहा है। चिकित्सा में जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर इंसुलिन, मानव हार्मोन विकास, पॉलीसिस्टम यानी कि बांझपन के इलाज के लिए, मानव एल्ब्यूमिन टीके और कई अन्य दवाओं के लिए किया जा रहा है, वहीं कृषि में अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों या अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी उपयोग किया जाता है। 80 लॉमर सम्मेलन की पहली से उपजे मानव चेतना और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता के कारण ही अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई विनाशकारी प्रयोग नहीं हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में हम मानवता के प्रति और भी लाभदायक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोग के साक्षी बनेंगे। फिर भी सख्त दिशा निर्देशों और इस मुद्दे पर पूरे विज्ञान जगत की एकजुटता के बावजूद न जाने कब और कौन विक्टर फ्रैक्सटलाइन की तरह किसी मॉन्स्टर को जन्म देगा, ये कोई नहीं बता सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।